इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, मतलब कि जो एरिया है वो तो फिक्स्ड ही है, उसे हम फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उसको हम और नहीं बना सकते। जितनी नेचर ने हमें जमीन दी है उतनी ही हमारे पास रहने वाली है। तो पालमपुर विलेज के एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1960s के बाद जो पालमपुर है उसने अपनी सारी जमीन जो है वो खेती में ले चुकी थी। अब कोई भी ऐसी जमीन और नहीं बची है जिसको कि वो और खेती में ले सके, मतलब कि कोई आइडल जमीन, खाली जमीन नहीं बची है जिसपे कि पालमपुर के लोग खेती करना शुरू करें। तो सारी जमीन जितनी भी पालमपुर में अवेलेबल थी उस सब पे उन्होंने खेती करना शुरू कर चुका है। बाकी जगहों पे उनके घर वगैरह हैं, बाकी जगहें जो है वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं, तो कोई खाली जमीन नहीं बची। अब खाली ज़मीन तो नहीं बची है, बट स्टिल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती रहे। तो सेकेंड पॉइंट इसी के बारे में है कि सेम ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा लिमिटेड है, बट उस लिमिटेड टुकड़े से किस तरीके से ज़्यादा जो प्रोड्यूस है, खेती है, वो करी जाए। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. अब जिस तरीके की क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं और जिस तरीके की फैसिलिटीज पालमपुर में अवेलेबल हैं, उन सबको अगर हम कंपेयर करें तो पालमपुर जो है वो एक ऐसी विलेज है या उन विलेजों की तरह है जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में पाई जाती हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, तो उसके जो वेस्टर्न पार्ट में जो विलेजेस हैं वैसे ही एक विलेज जो है उन विलेजेस की तरह ही पालमपुर विलेज भी है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे एक नोट दिया हुआ था यहाँ पे, जब पालमपुर विलेज की हमने बात की थी कि जो पालमपुर विलेज है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, तो हमने जब ये पढ़ा था तो एक जगह पे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है नीचे, द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी by Gilbert Aten of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो पालमपुर विलेज की हमने कहानी बनाई है, ये कहानी कुछ हद तक उस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है जो कि गिलबर्ट एटन ने की थी। और जो गिलबर्ट एटन की रिसर्च थी वो किस विलेज की थी? तो बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मतलब कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, उस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से गांव की स्टडी गिलबर्ट एटन ने की थी और लगभग उस गांव से ही इंस्पिरेशन निकाली है पालमपुर स्टोरी को बनाने के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि लगभग जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है उससे ही मिलती जुलती सिचुएशन पालमपुर की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि काफी हद तक जो पालमपुर है उसकी फैसिलिटीज के हिसाब से, उसकी क्रॉप्स वगैरह के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की किसी गांव को मतलब रिप्रेजेंट करता है या उससे मिलता जुलता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। अब मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि पालमपुर में जितनी भी जमीन अवेलेबल थी अब वो कल्टिवेट होती है, मतलब कि उस पर खेती होती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी जमीन ऐसी नहीं बची है जो आइडल हो, जो खाली पड़ी हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खैरिफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा। तो जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो फार्मर्स जो हैं वो ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। और ये सीजन में जो क्रॉप्स उगती हैं उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। तो ये चीज तो आप पहले से ही पढ़ते भी आ रहे होंगे, खरीफ, रबी, जैद। तो ये कुछ काइंड ऑफ क्रॉप्स हैं, मतलब कि हमने मौसम के बेसिस पर या साल में जिस टाइम पे क्रॉप उगाई जाती है उसके बेसिस पर हमने क्रॉप्स को बांट दिया है। तो जैसे जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो रेनी सीजन में या खरीफ के टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो क्या उगाते हैं? वो यहाँ पे पालमपुर में ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। अब ज्वार और बाजरा जो है ये बेसिकली जानवरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है, मतलब कि एक तरीके से चारा है। इसे हम भी खा सकते हैं, डेफिनेटली इंसानों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। कोर्स ग्रेन में ये चीजें आती हैं, ज्वार और बाजरा, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। बट मेनली गांव में जब इन्हें उगाया जाता है तो ये जानवरों के चारे के तौर पे से उगाया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो जब अक्टूबर एंड दिसंबर वाला पीरियड होता है इस दौरान पोटैटो जो है मतलब आलू उगाए जाते हैं। तो ज्वार एंड बाजरा पहले उगा लिया रेनी सीजन में। जब ज्वार और बाजरा की खेती हो गई, उसकी कल्टीवेशन कर ली, तो उसके बाद अगली क्रॉप क्या उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में? वो है आलू की। इन द विंटर सीजन, मतलब जब
ठंडियाँ आती हैं तो ठंडियों वाले सीजन में जो क्रॉप्स उगती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो इस टाइम पे जो यहाँ के किसान हैं पालमपुर के, वो क्या उगाते हैं, वो यहाँ पे वीट मतलब कि गेहूँ उगाते हैं। From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। तो होता क्या है कि जब फार्मर्स गेहूं उगाते हैं तो उस गेहूं में से जितना भी गेहूं उगता है उसका थोड़ा सा हिस्सा वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, मतलब कि खुद अपने लिए यूज करने के लिए रख लेते हैं। और बाकी जो बचा होता है उसे रायगंज में, मतलब जो कि पालमपुर के पास का एक बड़ा गांव है, उसमें वो बेच देते हैं। वहां की मार्केट में जाके बचा हुआ गेहूं वहां बेचाते हैं। A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. अब यहाँ पे किसान क्या करते हैं, जमीन के कुछ टुकड़े पर गन्ना उगा के रखते हैं, मतलब शुगर केन उगा के रखते हैं। अब शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो कि 2 या 3 महीने में पक के तैयार नहीं होती। इट टेक्स अ ईयर, मतलब लगभग 1 साल लगता है शुगर केन गन्ने की फसल को तैयार होने में। तो क्या होता है, मान लो ये जमीन का पूरा एक टुकड़ा है, ठीक है, तो किसान ने क्या किया, इतना टुकड़ा जो है इस पे गन्ने लगा दिए और बाकी जो बचा हुआ टुकड़ा है उसमें अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग जो क्रॉप्स है वो उगा रहे हैं। कभी खरीफ की उगा दी, फिर इस पे आलू उगा दिए, फिर इस पे जो गेहूं है वो उगा दिए। तो धीरे धीरे करके एक ही साल के अंदर अलग अलग सीजन में इस वाले जो लैंड का टुकड़ा है उसमें क्रॉप उगाई जा रही है। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें एक बार गन्ने उगा दिए और वो 1 साल तक वो इस जमीन में वो बनते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, फसल पकती रहेगी। तो इसमें ये वाला जो गन्ने के लिए अलग रखा है एरिया, इसमें सिर्फ गन्ना ही उगता है साल भर, क्योंकि गन्ना टाइम लेता है उगने में। बट वहीं ये जो टुकड़ा है इसमें 2-3 महीने में क्रॉप तैयार हो जाती है, तो एक के बाद एक क्रॉप, 2-3 क्रॉप इस वाले में एक ही साल में उगा लेते हैं। Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। अब होता क्या है, या तो शुगर केन को मतलब कि ऐसा का ऐसा ही गन्नों को जो मिल है उनमें बेच दिया जाता है, ट्रेडर्स वगैरह को बेच दिया जाता है, या फिर पहले क्या करते हैं किसान, गन्ने से गुड़ बनाते हैं और उस गुड़ को फिर ट्रेडर्स को, जो व्यापारी होते हैं, उन्हें बेच देते हैं। तो जो गन्ना उगाने वाले किसान है वो क्या करते हैं, या तो गन्ना एज इट इज ट्रेडर को बेच दिया जाता है या फिर उसका गुड़ बना के शाहपुर में, जो कि यहाँ पे पास में एक टाउन है पालमपुर के, उसमें बेच दिया जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। अभी मैंने आपको बताया कि पालमपुर में क्या होता है, एक जमीन का टुकड़ा है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा अलग इस पे गन्ना उगाया जाता है, एंड बाकी जो बचा है उसमें हमने बात की कि एक ही साल में 2 से 3 क्रॉप जो है उगा ली जाती हैं। तो ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से जो पालमपुर के लोग हैं वो एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में 2-3 क्रॉप उगा पाते हैं? तो उसका सबसे मेन रीजन ये है कि पालमपुर में जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। जो सिंचाई का साधन है वो काफी अच्छा है। इरिगेशन मतलब या सिंचाई मतलब जो पौधों को पानी देना होता है। अब क्रॉप है वो बिना पानी के नहीं उग सकती, तो जो पानी देने का प्रोसेस होता है उसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो डेवलप हो रखा है इरिगेशन का। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। अब हमने जब चैप्टर के शुरुआत में ही इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरीके से पालमपुर में काफी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि काफी वेल डेवलप्ड जो पालमपुर विलेज है वो हमें दिखाई देती है। बट अगर हम स्पेसिफिकली इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पे काफी जल्दी पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, मतलब बिजली का जो कनेक्शन है वो काफी जल्दी पालमपुर में आ गया था। इट मेजर इम्पैक्ट वाज ट्रांसफॉर्म द इरिगेशन सिस्टम। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट था, इट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन की। बिजली आने का सबसे ज्यादा बड़ा प्रभाव किस चीज पे पड़ा, सबसे ज्यादा असर बिजली का इस चीज पे हुआ कि अब पालमपुर में जो लोग हैं उन्होंने इरिगेशन के सिस्टम डेवलप कर लिए। इरिगेशन के सिस्टम कैसे डेवलप कर लिए, तो पहले क्या होता था, पहले पर्शियन व्हील्स जो हैं उनसे पानी दिया जाता था। पर्शियन व्हील मतलब जैसे कुआं है, ठीक है, और कुएं पे आपने देखा होगा ऊपर एक व्हील की तरह लगा रहता है, ठीक है, एक पहिए की तरह ऊपर लगा रहता है, और उस पहिए से में क्या होता है, बाल्टियां लगी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसके ऊपर बहुत सारी ऐसे बाल्टी लगी हुई हैं पूरे इस व्हील पे।
अब होगा क्या कि जब ये व्हील नीचे जाएगा, इस तरीके से पूरा इस पे सिस्टम बना होता है, तो जब ये व्हील घूमेगा तो उससे क्या होगा, बाल्टी नीचे जाएगी, वो पानी को भरेगी कुएं से और फिर वो ऊपर आएगी। और जब वो ऊपर आएगी, व्हील और घूमेगा तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। मतलब क्या होगा, ये व्हील है, नीचे आप कुआं इमेजिन कर लो, यहाँ पे ये बाल्टी लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो है ये घूम रहा है, ये जो ऊपर का व्हील है ये घूम रहा है, और हो क्या रहा है कि जैसे ही ये नीचे जाएगा, जैसे ही ये घूमेगा तो यहाँ से मान लो पानी इन बाल्टियों में भर जाएगा, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो पानी यहाँ पे, क्योंकि बाल्टी मुड़ जाएगी तो पानी यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। फिर ये बाल्टी नीचे घूमती घूमती फिर से पानी भर लेगी। इस तरीके से जो पर्शियन व्हील है, इससे पहले सिंचाई की जाती थी। तो मतलब क्या होता था, इस व्हील को घुमाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था, कि बैल जो है वो घूमते रहते थे, उसकी वजह से ये जो व्हील है वो घूमता था और पानी ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता था। तो 1960s के टाइम पे यहाँ पे क्या था, इस तरीके से पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल होता था। किस लिए होता था, यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। तो ये जो पर्शियन व्हील है, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, इसको इस्तेमाल करते थे कुएं से पानी निकालने के लिए और अपने छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को सींचने के लिए। देन people saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. But क्या हुआ कि जैसे बिजली आई तो एक दो ट्यूबवेल्स बने, मतलब गवर्नमेंट ने एक दो ट्यूबवेल बनवाए। ट्यूबवेल क्या होते हैं, एक तरीके से वो, उसमें क्या होता है कि मशीन्स के थ्रू, मोटर के थ्रू जमीन से पानी निकाला जाता है। अब मोटर कैसे चलेगी, वो बिजली से चलेगी। तो ये जो ट्यूबवेल्स हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक दो ट्यूबवेल्स खेतों में स्टैब्लिश करवाए। और जब लोगों ने देखा कि ये जो ट्यूबवेल हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी वजह से बहुत ही आसानी से बहुत बड़े जमीन के टुकड़े को सींचा जा सकता है, उसको इरिगेट किया जा सकता है, तो लोगों को ये चीज समझ आने लगी। तो पहले कुछ जो ट्यूबवेल है वो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमारे यहाँ गांव में बिजली तो है ही, बिजली है, ट्यूबवेल बनवाएं, और ट्यूबवेल जो है ज्यादा बड़े एरिया को आसानी से उसमें पानी दे देगा। तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो हैं वो सेटअप करने लग गए। मतलब कि अपने ही खेत में, जैसे ये उनका खेत है तो उसमें ट्यूबवेल सब लोगों ने बनवाने शुरू कर दिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। और लगभग 1975 या पूरा 1970s वाला जो टाइम है, उस टाइम तक क्या हुआ कि पालमपुर में जितना भी एरिया था अंडर कल्टीवेशन, जितने भी एरिया पे खेती होती थी, लगभग 200 हेक्टेयर्स वाले एरिया पे, उस पे अब ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन होने लगी। ट्यूबवेल के थ्रू उसमें पानी दिया जाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब क्लियरली पालमपुर में जितना भी एरिया खेती पे था, अब वो बहुत अच्छे से पानी जो है रिसीव कर रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ, खेती और अच्छी होने लग गई। तो यहाँ पे बोला था ना कि जो बिजली आई है, जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, सिस्टम ऑफ इरिगेशन पे। इसीलिए कहा गया क्योंकि ट्यूबवेल्स आए, पहले एक दो ट्यूबवेल्स सेटअप गवर्नमेंट ने किए, बट जब सब लोगों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है और ये बिजली से चलता है और बिजली हमारे गाँव में आती ही है, तो लोगों ने क्या किया, इसको बनवाना शुरू कर दिया। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। अब ये तो थी पालमपुर की बात, बट जिस तरीके से पालमपुर में इतना अच्छा डेवलप सिस्टम है इरिगेशन का, वैसा इंडिया के हर एक विलेज में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। अब जो रिवराइन प्लेन होते हैं, मतलब कि नदियों के आसपास जो एरिया होते हैं, जो रिवर के आसपास जो प्लेन्स होते हैं, उन्हें हम रिवराइन प्लेन्स कहते हैं। तो ये एरियाज जो है वो काफी अच्छा पानी रिसीव करते हैं क्योंकि वो नदी के आसपास है, ठीक है। तो नदियों के आसपास वाले इलाके जो हैं वो तो अच्छी इरिगेशन, मतलब अच्छा पानी रिसीव करते ही हैं। उसके साथ साथ जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे भी वेल इरिगेटेड फैसिलिटी रहती है। मतलब कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, जो समुद्र के पास वाले रीजन्स हैं, वहां पे भी फसलों को अच्छे से पानी मिल जाता है। In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. But जो पठार वाले इलाके होते हैं, जो प्लेट्यू वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से इरिगेशन सिस्टम नहीं डेवलप हो पाता है। इसीलिए वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे लेवल ऑफ इरिगेशन जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब कि प्लेट्यू वाले रीजन में आज भी लोग क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम किस पे डिपेंड करते हैं, वो बारिश पे डिपेंड करते हैं। वो खुद ट्यूबवेल वगैरह सेटअप नहीं है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे। इसकी वजह से क्या है कि लोग
बारिश पे ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में जितना भी एरिया जिस पे खेती होती है उस पूरे एरिया में से लगभग 40% जो एरिया है ऐसा है जिसपे कि इरिगेशन होती है, मतलब ये ट्यूब वेल्स के थ्रू या कुछ लोग पर्शियन व्हील्स वगैरह के थ्रू भी करते हैं। तो मतलब इरिगेशन का जो सिस्टम है वो है, बट कितने एरिया पे है? लगभग 40% एरिया पे है। बट बाकी जो एरिया है लगभग 60% जिसपे खेती होती है वो आज भी रेनफॉल पे डिपेंड करता है, वो आज भी बारिश पे डिपेंड करता है। अगर बारिश होगी अच्छी तो खेती को, मतलब जो फसल है उसे पानी मिलेगा, अदरवाइज पानी नहीं मिलेगा। तो इस बॉक्स के थ्रू आपको क्या समझाया जाने की कोशिश मतलब की जा रही है वो ये है कि पालमपुर की जो विलेज है वो काफी वेल डेवलप्ड दिखती है हमें, बट पालमपुर जैसी विलेज इंडिया में बहुत कम है। ज्यादातर जो इंडिया का हिस्सा है वो ऐसा है जिसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। देखा ना हमने कि जैसे 60% एरिया ऐसा है जहाँ पे रेनफॉल पे लोग अभी भी डिपेंड करते हैं खेती के लिए। सिर्फ 40% के लगभग ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे खेती में इरिगेशन का इस्तेमाल हो रहा है ट्यूबवेल्स के थ्रू। तो मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। नाउ टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टी क्रॉपिंग। अभी हमने देखा था कि पालमपुर में क्या करते हैं, एक ही साल में एक ही जमीन के टुकड़े के ऊपर लगभग 2-3 क्रॉप्स उगा लेते हैं। खरीफ में वो लोग क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में वो पोटैटो उगाते हैं। उसके बाद रबी में वो वीट उगाते हैं। ये सेम ही साल है, ठीक है, सेम ही साल में 3 क्रॉप उगा रहे हैं। तो जब हम एक ही साल में एक ही पीस ऑफ लैंड पे, एक ही जमीन के टुकड़े पे कई सारी फसल उगाते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब कि आप बहुत ज्यादा, मतलब मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो उगा रहे हो। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो हम इस सेक्शन की कैसे शुरुआत की थी कि हमारे पास जमीन तो लिमिटेड है, हमारे पास जमीन लिमिटेड है, बट इस लिमिटेड जमीन से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्सट्रैक्ट करें। तो उसका एक तरीका क्या होगा, ये मल्टीपल क्रॉपिंग की। आपका जमीन का टुकड़ा सेम है, बट अगर आप सेम जमीन पे एक ही साल में 2-3 क्रॉप उगाओगे तो उससे क्या होगा, आपके पास ज्यादा क्रॉप होगी। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. अब ज्यादातर लोग जो हैं पालमपुर में वो क्या करते हैं, साल में लगभग 2 मेन क्रॉप उगाते हैं। मेन क्रॉप मतलब जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये मेन क्रॉप है। वहीं तीसरी ऐसी क्रॉप, मतलब फिर वो आलू को क्या रखते हैं, थर्ड क्रॉप रखते हैं। और पिछले लगभग 20 सालों से जो पालमपुर के लोग हैं वो ऐसा ही करते आ रहे हैं कि वो 2 मेन क्रॉप उगाते हैं, वीट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये चीजें उगाते हैं। और एक तीसरी क्रॉप जो है वो लगभग ज्यादातर लोग वो आलू को उगा लेते हैं कि चलो तीसरी क्रॉप उगानी है, हमारे पास टाइम है अभी, तो वो आलू को एज थर्ड क्रॉप उगा लेते हैं। तो जितनी भी फसलों की हमने बात की उनका यहाँ पे पिक्चर दे रखी है कि कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो पालमपुर के लोग अपने खेतों पे उगाते हैं। नाउ यहाँ पे एक लेट्स डिस्कस वाला सेक्शन है जिसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर्स। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें कि साल दिए हुए हैं और उस साल में इंडिया में, टोटल इंडिया में कितना एरिया कल्टीवेटेड एरिया था, मतलब उस पर खेती हो रही थी, तो वो एरिया दिया हुआ है। और ये जो एरिया है वो किस यूनिट में है, मिलियन हेक्टेयर। मतलब इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 1950-51, तो इस साल में क्या था, लगभग 132 मिलियन हेक्टेयर्स पे खेती हुई थी। नाउ प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड। अब आपको एक ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। व्हाट डज द ग्राफ शो एंड डिस्कस इन द क्लास। तो मतलब आपको क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो कि एक ग्राफ लो, उस पर एक तरफ ये 1950-51 ऐसे करके ईयर्स मार्क करो और उसके बाद ये 132-186 इन कल्टिवेटेड एरियाज को भी मार्क करो। ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें किया हुआ है। तो इससे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से साल दर साल हमारे देश में जो कल्टिवेटेड एरिया है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे अगेन आप देखोगे 50-51 में क्या था, 132 मिलियन हेक्टेयर एरिया अंडर कल्टिवेशन था पूरे इंडिया में, ठीक है। फिर 1990 में क्या हुआ, ये बढ़ के 186 हो गया। फिर 2000 एंड 2001 में भी ये लगभग 186 ही रहा। 10-11 में ये बढ़ गया, 198 हो गया। 11-12 में थोड़ा सा घट गया, 2 मिलियन हेक्टेयर से घट गया। उसके बाद 12-13 में फिर घट गया और 13-14 में ये बढ़ गया, 201 मिलियन हेक्टेयर हो गया। उसके बाद 14-15 में फिर घट गया, 15-16 में भी घट गया और
1617 में फिर बढ़ा वापस 200 हुआ। बट अभी तक 1950 से लेके 2016-17 तक हम अगर देखें तो 13-14 ऐसा ईयर है जो कि सबसे ज़्यादा ऐसा ईयर रहा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़मीन पे खेती हुई है, जो कि है 201 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो बढ़ा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब कि कुछ टाइम के बाद जैसे आप देखोगे आसपास ही घूम रहा है, 201, 98, 97 फिर 200, तो मतलब लगभग सेम ही है काफ़ी टाइम से। अब ग्राफ देखो, ग्राफ में 50-51 में काफ़ी कम था, यहाँ पे दिख रहा है 1990 से लेके 1991 में थोड़ा बड़ा है, फिर 2000 और 2001 में सेम है, फिर 2010-11 में थोड़ा बढ़ गया। बट अगर आप अब इन बार्स को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है, ये लगभग 200 के बार के पास है, 200 का जो मार्क है लगभग उसके पास है। इसका मतलब कि अब और ज्यादा जमीन जो है वो खेती में नहीं ली जा रही, लगभग जितनी है उतनी पे ही खेती हो रही है। तो लगभग हमने जितना भी एरिया हमारे पास है उसको हमने अंडर कल्टीवेशन ले चुका है। अब बहुत ज्यादा एरिया आप देख सकते हो इस ग्राफ में कि बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। Now, is it important to increase the area under irrigation? Why? तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि हमारे देश में क्या है, अभी भी लगभग 40% एरिया ही ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन होती है एंड 60% एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो रही है, जो कि रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एरिया अंडर इरिगेशन को इंक्रीज करना जरूरी है? तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है रेनफॉल जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है। यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर रेन। हो सकता है किसी साल बारिश ज्यादा हो जाए, किसी साल बारिश कम हो जाए, मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट यू रिसीव इन योर एरिया और इन योर पर्टिकुलर फील्ड। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यू हैव ग्रोन समथिंग इन आवर फील्ड दैट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर, okay, but during that year what happens, the rainfall received was very high, so that will ruin your crop because your crop needed very less water. The rainfall it has received is very high, so it will basically destroy your crop. Similarly, if you have grown something that requires very high amount of water, for example rice is a crop that requires very huge amount of water, but during that particular year what happens, that the rainfall received was very low, so again what would happen, your crop will be destroyed. तो जो बारिश है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और बारिश जो है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, किसी साल हुई, किसी साल नहीं हुई, किसी साल ज्यादा हो गई, किसी साल बहुत कम हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलकर एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा रिस्की एक लाइवलीहुड का साधन बनाती है। मतलब इट इज अ वेरी रिस्की ऑक्यूपेशन इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल तो बहुत अनसर्टेन है, और अनसर्टेन ही क्या होती है, अनसर्टेनिटी को ही हम रिस्क कहते हैं। तो क्या हो अगर हमारा जो कंट्रोल है थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाए। अगर मान लो हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश जो है नहीं आती, बट हमने क्या किया, हमने इरिगेशन का सिस्टम जो है वो लगा दिया, मतलब हमने ट्यूबवेल बना दिए, और उससे क्या होगा, अब ट्यूबवेल से जितना हमें पानी चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, हम अपने फसल को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको कंट्रोल मिल गया, आपको जो क्रॉप उगानी है, जैसी उगानी है आप उगा सकते हो, और आप अपने हिसाब से उसे पानी दे सकते हो। इससे क्या होगा, ये पता रहेगा, ये इंश्योरिटी रहेगी कि हाँ, आपको जो भी आपने खेत में उगाया है उसको कंटिन्यूसली पानी मिलता रहेगा, सही मात्रा में मिलता रहेगा, और वो क्या इंश्योर करेगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है खेत की वो बहुत अच्छी हो, अच्छी फसल होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इरिगेशन जो सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एरिया में, ताकि जो खेती है वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें निकाल के दे सके। You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसमें क्या करना है, उसको आप इस टेबल में आपको क्या करना है, आपके एरिया में उगाई जाने वाली क्रॉप्स का नाम लिखना है, किस मंथ में वो उगाई जाती हैं, किस मंथ में वो हार्वेस्ट होती हैं, मतलब किस टाइम में उनको काटा जाता है, और उनका इरिगेशन का क्या सोर्स है, वो किस तरीके से इरिगेट होती हैं, पानी किस जरिए से मिल रहा है आपके इलाके में इन क्रॉप्स को। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। Now you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक ही लैंड है, लैंड इज फिक्स, सो हाउ कैन वी improve the production on this particular land, मतलब ये जो फिक्स लैंड है इसी पे हम कैसे इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को। तो उसका एक तरीका क्या है, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग का, मतलब कि आप एक ही साल में एक ही जमीन के टुकड़े पे कई सारी क्रॉप जो है वो उगा सको। नाउ द अदर वे, दूसरा ऐसा तरीका जिससे कि आप सेम ही लैंड में
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है? सो ये ऐसे मेथड्स है जिनको आप हायर यील्ड के लिए यूज कर सकते हो। हायर यील्ड मतलब हायर प्रोडक्टिविटी की, मतलब जितना प्रोड्यूस आपके खेत से हो रहा है, जितनी पैदावार आपके खेत से हो रही है, उसको आप और इंक्रीज कर सकते हो। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो यील्ड का मतलब क्या है कि एक जमीन के टुकड़े पर एक सीजन में कितनी पैदावार होती है, कितना प्रोड्यूस होता है, 1 केजी, 2 केजी, 1000 केजी, कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल ones with relatively low yields। अब 1960s के मिड तक भी, मतलब ऑलमोस्ट 1965 तक भी क्या होता था कि जो सीड, जो बीज यूज किए जाते थे खेतों में उगाने के लिए, वो ट्रेडिशनल थे, मतलब पुराने टाइम वाले थे, मतलब उनमें कुछ नया नहीं था। दे वर वेरी नेचुरल, आई वुड से कि मतलब जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनको वो यूज करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। अब जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, मतलब जो नेचुरल सीड है, जो चलते आ रहे हैं पुराने टाइम से, वैसे ही सीड को वो यूज करते थे। तो ये वाले सीड क्या होते हैं, इन्हें कम इरिगेशन की जरूरत होती है। कम इरिगेशन की मतलब इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये कम पानी में भी अच्छे उग जाते हैं। और फार्मर्स उस टाइम पे क्या करते थे, काउ डंग का इस्तेमाल करते थे, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते थे, और दूसरे नेचुरल जो तरीके होते हैं, मान लो किचन वेस्ट है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने खेत को फर्टिलाइज करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जो फार्मर्स हैं उस टाइम पे क्या करते थे, गाय का गोबर हो गया, किचन वेस्ट वगैरह हो गया, इन चीजों को यूज करते थे ताकि उनकी जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाए। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनमें की जो किसान हैं उन्हें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। अब गाय का गोबर वो दुकान पे थोड़ी खरीदने जाएंगे, उन्होंने अपने जो जानवर हैं वो पाले हुए हैं, उन जानवरों का जो भी गोबर वगैरह होता है उसको वो अपने खेतों में एज मैन्योर यूज कर लेते थे। तो मतलब कि फर्टिलाइजर, ये सारी चीजों को किसान उस टाइम पे 1960s के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तब वो बाहर से खरीद के नहीं लाते थे। The Green Revolution in the late 90s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding variety of seeds. बट 1960s के एंड तक आते आते क्या हुआ, इंडिया में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस कराया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से। मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या आया हमारे देश में, हाई यील्डिंग वैरायटीज आए बीजों के। मतलब कि ये ऐसे बीज हैं जो कि हाई यील्ड देते हैं। हाई यील्ड का मतलब क्या है, मान लो एक बीज है, ठीक है, ये बीज आपने जमीन में उगाया और इस बीज की वजह से जो पौधा निकला, वो पौधा मान लो सिर्फ और सिर्फ 50 गेहूं के बीज जो है वो देता है। मतलब कि गेहूं का ये बीज था, गेहूं था, ये एक गेहूं का बीज जो है वो आपने उगाया जमीन में, और जो पौधा निकल के आया उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 बीज जो है वो निकल के आए और गेहूं के। बट जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है वो क्या करेगा, एक बीज आपने उगाया गेहूं का, उससे मान लो 100 बीज अब एक ही पौधे पे निकल के आएंगे। मतलब 100 गेहूं के जो दाने हैं वो एक ही पौधे से निकल के आएंगे। तो ये मतलब हुआ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का, कि वो आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस देता है। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वही यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स से कंपेयर करें तो HYV सीड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोड्यूस देते हैं एक ही प्लांट पे। पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल वाले बीज थे वो क्या कर रहे थे, वो एक ही प्लांट पे, एक ही पौधे पे हमें सिर्फ और सिर्फ 50 गेहूं के दाने उगा के दे रहे थे। बट जब हमने HYV लगाया उससे क्या हुआ, उससे एक ही पौधे पे लगभग 100 दाने जो हैं वो हमें मिले। तो जो प्रोड्यूस है वो इंक्रीज हो गया। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier। अब क्या होगा, अब मान लो सेम पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पे पहले मान लो 50 जो हैं वो पौधे उग पाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, तो जब आप ट्रेडिशनल वे वाले ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे तो आपने क्या किया, आपके खेत पे सिर्फ 50 ही पौधे उग पाते हैं। अब 50 पौधे हैं और लगभग 50 जो पौधा है उससे 50 दाने आते हैं। इसका मतलब लगभग 2500 दाने आपको ट्रेडिशनल वाले सीड से मिल रहे थे। अब अगर हम इसे कंपेयर करें HYV से, तो HYV में क्या हो रहा है, सेम आपकी जमीन तो सेम है तो पौधे भी सेम ही लग पाएंगे, 50 पौधे ही रख पा रहे हैं, ठीक है, आपने 50 बीज जो है इस खेत में लगा दिए। अब जब ये 50 बीज उगेंगे तो हमें पता चला कि एक बीज जो है उससे जो पौधा उगेगा
वो पौधा हमें लगभग 100 बीज देगा। तो आपने कितने उगाए हैं? 50 पौधे उगाए हैं 50 into 100, तो अब लगभग 5000 बीज जो हैं आपको मिलेंगे, 5000 दाने जो हैं वो मिलेंगे। तो देखो सेम लैंड है बट इंक्रीज कितना हो गया, 2500 से लगभग 5000 हो गया, डबल इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब एक पौधा जो है डबल प्रोड्यूस आपको दे रहा है। तो HYV से क्या हुआ, ऐसे सिग्निफिकेंटली जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हो गया। HYV seeds, however, need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो ट्रेडिशनल बीज हैं वो क्या करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर मच वाटर, उनको कम इरिगेशन की जरूरत होती है। बट अगर हम बात करें HYV की, तो HYV सीड जो है वो बहुत ज्यादा पानी की इन्हें जरूरत होती है, मतलब इन्हें बड़े लेवल पे इरिगेट करने की जरूरत होती है, ज्यादा पानी इन्हें चाहिए होता है। पानी के साथ साथ इन्हें फर्टिलाइजर चाहिए होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड चाहिए। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो पेस्ट लग जाते हैं, जो फसल पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो HYV को अगर बेस्ट रिजल्ट देना है, HYV सीड से आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, और ये किसान को खरीदने पड़ते हैं। हमने देखा था ट्रेडिशनल के केस में क्या था, उसे गाय का गोबर चाहिए, किचन वेस्ट चाहिए, और इन चीजों को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होती। बट अगर हम HYV की बात करें, अगर किसान HYV सीड यूज कर रहा है तो उसे वो बाहर से खरीदने पड़ेंगे। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो HYV सीड्स की अगर हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, HYV सीड्स के साथ साथ इरिगेशन अच्छी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, अच्छे टूल चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हमें चाहिए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। अब अगर एक बात हम देखें कि जो HYV सीड्स हैं, क्योंकि इनमें पहली बात तो HYV सीड्स हैं, ये महंगे नहीं आएंगे, इनके साथ साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर भी खरीदना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स भी खरीदने पड़ेंगे, ज्यादा पानी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि खेती के लिए जो लागत है वो इंक्रीज होने वाली है। अब किसान को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर उसको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले इंडिया में किन किन स्टेट्स में जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं या जो मॉडर्न फार्मिंग है वो यूज हुई, तो पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन तीन जगहों पे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स को यूज किया गया। तो आपने सुना भी होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर है वो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी पे हुआ है, और यहाँ के किसान जो है वो आज भी बहुत अमीर है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, वो ज्यादा पैसा कमाने लगे। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूब वेल्स फॉर इरिगेशन। तो ये पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वाले इलाकों में किसानों ने क्या किया, अब वो उन्होंने ट्यूब वेल्स बनाने शुरू कर दिए इरिगेशन के लिए, और HYV सीड का इस्तेमाल किया, इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरीज। अब कुछ जो फार्मर्स हैं जिनके पास और ज्यादा पैसा था, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए। थ्रेशर्स मतलब कि एक तरीके से जो बीज है उसको उसके स्टॉक से, उसके पौधे से अलग कर रहे हैं, तो थ्रेशर्स खरीद लिए। विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अब ट्रैक्टर से आसानी से जमीन को जोता जा सकता है, उसकी प्लगिंग आसानी से की जा सकती है, हार्वेस्टिंग अच्छे से हो सकती है, जो ट्रैक्टर्स हैं उसकी मदद से जो कल्टीवेशन है उसको आराम से काटा भी जा सकता है। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। अब क्योंकि इन इलाकों के पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स यूज किए, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के लोगों को हाई यील्ड्स मिली व्हीट की, मतलब ज्यादा अमाउंट में गेहूं मिले। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 13 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. तो पालमपुर में क्या होता था कि जब ट्रेडिशनल वैरायटी के बीजों को लोग यूज करते थे, तब लगभग 1 हेक्टेयर से 1300 kg का जो गेहूं है वो निकल के आता था, 1300 किलो गेहूं निकल के आता था। वहीं जब सेम खेतों में जब उन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया तो लगभग 3200 kg 1 हेक्टेयर से निकल के आया। तो इंक्रीज देखो, सेम ही लैंड है, 1300 kg से लगभग 3200 kg पर हेक्टेयर उनको प्रोड्यूस मिलने लग गया। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो आप ये नंबर से ही कंपेयर कर सकते हो कि बहुत बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई गेहूं की।
फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब देखो पहले 1300 केजी था, इस 1300 केजी में से मान लो वो लगभग 200 केजी अपने लिए बचा के रखते थे, ठीक है। अब 1300 केजी में से अगर उन्होंने 200 केजी अपने लिए बचा के रख लिया, अपने फैमिली के यूज के लिए, तो बाकी कितना बचा, लगभग 1100 वो मार्केट में बेचते थे। बट अब क्या होगा, जब 3200 जब HYV का उन्होंने इस्तेमाल किया तो कितना केजी निकल के आया गेहूं, 3200। अब इनकी जरूरतें तो बढ़ नहीं जाएंगी, पहले भी 5 लोग थे, पहले भी उतना ही खाना खाते थे, अब भी उतना ही रहेगा। यील्ड ही तो बढ़ी है, उनकी भूख नहीं बढ़ी। मतलब कि क्या हुआ, अब 3200 में से वो फिर से अपने परिवार के लिए तो 200 ही रखेंगे, जितना रखते थे उतना ही रखेंगे, बट उन्हें बेचने के लिए कितना मिल जाएगा, लगभग 3000 केजी जो है अब वो मार्केट में बेच पाएंगे। जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा बेचने के लिए तो उन्हें पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, उनके पास, उनके हाथ में जो पैसा है अब वो और ज्यादा आने लग गया। अब यहाँ पे फिर से लेट्स डिस्कस वाला सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि आपसे पूछा हुआ है कि मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज तो हमें डिटेल में पता ही चल गई, हमने इसे अलग अलग डिस्कस किया है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि आप वही ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो मान लो, बट खैर इसमें सीड्स का कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो गया कि आप सेम जमीन के टुकड़े पे सेम ईयर में, एक ही ईयर में एक से ज्यादा फसलों को उगा रहे हो। मॉडर्न फार्मिंग का मेथड क्या है, इस मेथड में आप HYV का इस्तेमाल कर रहे हो, आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, मॉडर्न जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो, मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हो खेती में। अब आप मॉडर्न फार्मिंग टूल्स की मदद से भी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में भी आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो। भले ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, इसके बावजूद भी आप सेम पीस ऑफ लैंड में एक ही साल में 3-4 क्रॉप जो है वो उगा सकते हो। The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. अब ये जो नीचे टेबल दी हुई है, इसमें जो wheat है and pulses हैं, इनका बताया हुआ है कि 1965 से लेकर 2020 तक कितना कितना जो अमाउंट है, कितना कितना जो पल्स एंड व्हीट है वो उगा है हर साल, और ये जो अमाउंट है वो मिलियन टन्स में दे रखा है। अब इसको भी आपको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना है और डिस्कस करना है कि दोनों जो क्रॉप्स हैं उनमें आपको कंपेयर करके देखना है। अब अगर आप देखोगे तो 65 एंड 66 में पल्सेस जो थी वो भी 10 थी, व्हीट भी 10 थे, बट हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का असर जो है वो व्हीट पे ज्यादा हुआ। तो आप जैसे ही देखोगे 70-71 में क्या हुआ, पल्सेस लगभग 12 हुई, बट जो व्हीट की प्रोडक्शन है वो 24 हो गई, मतलब 10 से 24 हो गई। 14 मिलियन टन से व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो धीरे धीरे करके आप अगर देखते जाओगे साल दर साल, जो पल्सेस की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। देखो पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो 65 से 22 में जाके 23 हुई है, और एक बार बीच में 25 हुई है 18 के टाइम पे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे व्हीट को, तो ये तो पहले साल में 24 हो गई, उसके बाद ये 36 हो गई, उसके बाद 55। तो मतलब इंक्रीज जो हुआ है व्हीट की प्रोडक्शन में वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो क्लियरली व्हीट के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन का असर बहुत ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, बट पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इंक्रीज नहीं हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का असर व्हीट के प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड की बात करेंगे तो फार्मर्स को किस किस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। तो हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल कैपिटल है वो दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो कि यूज हो जाती है, जो कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वो यूज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मिंग के केस में देखेंगे तो क्या क्या वर्किंग कैपिटल होगी। पहली बात तो सीड्स, क्योंकि सीड्स जो है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, ये सारी चीजें भी वर्किंग कैपिटल में आएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। इसके साथ साथ मतलब पानी का अमाउंट भी बोलो तो, क्योंकि एक बार पानी दे दिया तो फिर वो यूज ही हो जाएगा। ठीक है, सेम पानी आप सालों साल यूज नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरीके से वर्किंग कैपिटल में ही आ जाएगा। उसके बाद है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। व्हाई। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अब देखो HYV वगैरह क्या है, ये चीजें महंगी आती हैं, और HYV के साथ कंडीशन क्या है कि आपको फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड भी यूज करने पड़ेंगे, तब जाके जो HYV है वो बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का, और बीज भी महंगे ही हैं, क्योंकि ये ऐसे बीज हैं जो कि इन पे साइंटिस्ट ने रिसर्च कर करके इनको बनाया है, और मतलब कि ये ऐसे बीज हैं जो कि काफी महंगे बिकते हैं। तो
बीज महंगे हैं, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी खरीदना पड़ेगा और पेस्टिसाइड भी खरीदना पड़ेगा, तो इसका खर्चा बढ़ गया। बट ट्रेडिशनल सीड्स के केस में क्या था कि नॉर्मल बीज थे, लोग क्या करते थे, लोग जो भी उगाते थे उसका एक हिस्सा रख लेते थे, अगले साल सेम बीजों को यूज कर लेते थे उगाने के लिए। मतलब कि जो इस साल उगा उसका थोड़ा हिस्सा बचा लिया ताकि अगली बार उनको खेतों में उगाया जा सके। बट एचवाईवी के केस में क्या होता है कि हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। वहीं ट्रेडिशनल सीड्स के लिए उन्हें कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फर्टिलाइजर के लिए वो क्या करते थे, जो काउ डंग है या जो किचन वेस्ट है उसी का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजों की वजह से एचवाईवी जो है उसका खर्चा बढ़ गया है, पहले इतना खर्चा नहीं था। तो एचवाईवी जो है भले ही ज्यादा प्रोडक्शन देता है बट उसको शुरू करने में पैसा भी ज्यादा लगता है, उस खेती को करने में ट्रेडिशनल तरीके के मतलब अगर उससे हम कंपेयर करें तो मॉडर्न फार्मिंग में पैसा जो है वो ज्यादा लगता है।